हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय भवन ज्योग्राफी से अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है खनिज संसाधन। अच्छा, इसका हमने पहले ही वीडियो प्रकाशित किया था जिनमें हमने चैप्टर को अच्छी तरह से समझाया था। आज हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले परिचय हो जाए कि हम लोग पढ़े थे कि खनिज एक और नवीकरणीय अनुपम संसाधन है। यह हमारे जीवन को ना सुखमय बनाती है। जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता गया, खनिज का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले से ज़्यादा हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, नहीं। और समझिए कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है खनिज। इसके बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। क्या खनिज, चाहे मकान का निर्माण हो, पहले मकान बनाते थे, किसी तरह की खनिज की ज़रूरत हमें नहीं होती थी, नहीं। लेकिन अब मकान बनाते हैं तो कई तरह के खनिजों की ज़रूरत होती है, और इसके उपयोग के बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। समझिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हुआ था। और आज से नहीं, हम लोग सभ्यता के निर्माण से ही हम लोग इसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन पहले थोड़ा सा कम था। अब क्या हो गया है, ज़्यादा। जैसे हमने बताया था कि जब आप कोई प्राचीन काल के युद्ध देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे थोड़ा सा कि जो तीर धनुष का उपयोग होता था, वहाँ पर तीर या तो लोहे की बनी होती थी या लोहे से बनी हुई या अन्य प्रकार के उस पर नोक रहती थी लोहे की बनी हुई, ताकि ज़्यादा उसका वेधन क्षमता हो। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि नदी तलहटी क्षेत्रों से तांबा का खोज हुआ तो वन की सफाई में पाषाण युग से हम लोग धातु युग में आए थे, नहीं। जैसे हम लोग पहले के समय जो था हमारा, वो पाषाण था। पाषाण का मतलब पत्थर वाला जीवन, पत्थर के गुफाओं में रहना, पत्थर से ही औजार से अपना शिकार करना। फिर बाद में हम लोग धातु युग में आ गए, नहीं आ गए। और धातु युग धीरे धीरे बदलते बदलते हम लोग अभी ये आधुनिक युग में आ गए हैं, और कई तरह के हमने खनिजों का उपयोग करना सीखा। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि हम लोग जो ये प्राप्त करते हैं उसकी 3 विधियां हैं, खनन की 3 विधियां, जिसमें था खुली खनन, भूमिगत खनन, जलोढ़ खनन। खनन के क्या लाभ हैं, खनन के क्या दुष्परिणाम हैं, इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सब की भी चर्चा हुई थी। और भारत में कौन कौन से खनिज हैं, इस सब की भी चर्चा हुई थी। साथ में हमने ये भी बताया था कि जिस देश के पास खनिज ज़्यादा हैं वो आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए देश के पास खनिज होना ज़रूरी है, और इसलिए संरक्षण भी करना हमारे लिए बनता है। हमने इसका संरक्षण भी करने का उपाय भी देखा था। चलिए, अगर आपने वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं तो हमारी चैनल पर इसके 2 वीडियो उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। नहीं, शायद एक ही वीडियो ना, एक ही शॉर्ट में बनाए थे, 2 दिन में बनाए थे, लेकिन एक शॉर्ट कर दिए थे इसको। तो एक ही वीडियो है, आप देख सकते हैं। विशेष इसके अति लघुतरीय, लघुतरीय और कारण के क्वेश्चन भी उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। विशेष चलते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय की तरफ। भारत किन खनिज संसाधनों में मुख्य रूप से संपन्न है, विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आपको इतनी ज्ञात तो होनी ही चाहिए कि हमारी इंडिया में कौन कौन से खनिज हैं, कितनी मात्रा में है, और कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या उसका उपयोग है, किन देशों के साथ हम लोग व्यापार करते हैं। इस सब के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे चैप्टर में, नहीं। तो सबसे पहले देखिए, हमने लिखा है, एक है अभ्रक। ये अभ्रक, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, अभ्रक भी लिखते हैं हम लोग। अच्छा, या अभ्रक के, ये बात एक ही है। अब कहेगा सर, पहले तो हम लोग पढ़े थे लोहा के बारे में, फिर ये अभ्रक क्यों? तो हमने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि बिहार में पाई जाती है ना, हम लोग बिहार में रहने वाले हैं, तो बिहार वाला पहले लिख दिए हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, अभ्रक, देश का आधा अभ्रक झारखंड राज्य, यानी 50% अभ्रक कौन उत्पन्न करता है? और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड का जो अभ्रक है वो सबसे उत्तम कोटि का अभ्रक है, इसीलिए उसका नाम बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ का जो अभ्रक है थोड़ा सा अच्छा गुण वाला है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग उसको, बंगाल रूबी के नाम से जानते हैं। और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कोडरमा, डोमचांच, मसनोडी, ढाव, गिरिडीह, ये इसके प्रमुख। इसके अलावे हम लोग कहाँ कहाँ से उत्पन्न करते हैं, तो राजस्थान से, फिर बिहार से भी लिख सकते हैं, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, नहीं, इन राज्यों से, गुजरात से भी निकालते हैं हम लोग। तो इन सारे राज्यों से हम लोग प्राप्त करते हैं। हो गया।
इसको व्यापार हम लोग करते हैं, यानी कि बेचते हैं किसके साथ, तो जापान के साथ, ब्रिटेन, अमेरिका, चलिए बेचते हैं किस पतन से, तो कोलकाता, विशाखापत्तनम और पारादीप, ये 3 पतन से हम लोग इसको भेजते हैं। ऐसी किताब से भी आप लोग इसकी सहायता ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा हमारा है चूना पत्थर, ये भी हमारे बिहार में पाई जाती है। नहीं, चलिए यह अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है, चूने के अंश की प्रधानता हो रहती है, भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है, सीमेंट उद्योग का यह प्रमुख कच्चा माल है। ये किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि। अच्छा, हम ये बेचते नहीं है, किसी राज्य को हम देते नहीं है, किसी देश को देते नहीं है, ये अपने हम लोग यूज करते हैं। हो गया। चलिए तीसरा नंबर हम लोग पढ़े थे लोहा के बारे में, लिखेंगे भारत में लोहा का कुल भंडार कितना था, 28,526 मिलियन टन। बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य में थे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा इत्यादि। चलिए इसके अलावा हमने देखा था कि हम कई देशों को व्यापार भी करते हैं और विश्व के चौथे नंबर पर हमारा स्थान आता है। उत्पादन में हम लोग कितने नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर। हम लोग व्यापार किन किन देशों के साथ करते हैं, तो जापान के साथ करते हैं, कोरिया के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं। ठीक है, किन किन पत्रों से इसको भेजते हैं, तो कलकत्ता, विशाखापत्तनम, मारमागाओ नहीं इत्यादि। हाँ, मुंबई से नहीं भेजते हैं इसको। चलिए ये हो गया क्लियर। अब फिर अगला चलते हैं, हम लोग बॉक्साइट की बात करते हैं। तो बॉक्साइट हमारे किन राज्यों में पाई जाती है, तो झारखंड है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में पाई जाती है। यह एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। हमारे भारत में इसका लगभग 430 मिलियन टन, ऐसे देख लीजिएगा, हमको याद नहीं है, 430 मिलियन टन इसका भंडार है। हम लोग उत्पादन की दृष्टि से अभी कोई स्थान पर नहीं है, लेकिन अच्छा उत्पादन होती है। हम लोग कई देशों के साथ व्यापार भी करते हैं। हो गया। इसके अलावा था मैग्नीज। मैग्नीज में भी हम लोग आत्मनिर्भर हैं, विश्व के हम लोग 5वें नंबर पर आते हैं। हमारे देश में जितना भंडार है उसमें कितने नंबर पर आते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं। और हम कई देशों के साथ व्यापार भी करते हैं, नहीं, जिनमें जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इन सारे देशों के साथ हम व्यापार करते। क्लियर। यानी आपको 3-4 गो जो खनिज हम लोग पढ़े हैं, तो उन सारे खनिजों के बारे में आप लोग लिख देंगे। ऐसे हम जब पढ़ाए थे उस वीडियो में PDF में सब लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन पढ़ाए भी हैं, लाइन बाय लाइन, है ना, तो आप वहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं। ऐसे इसमें भी है, ये तो 2 गो बता ही दिए, एक अबरक है, एक चूना पत्थर है, इसके अलावा यहाँ पर लोहा अयस्क है, फिर तांबा है, बॉक्साइड है, 5 गो का। चलिए अब समझ गए ना। अब आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख 3 धात्विक खनिज, सुनिए ना, चलिए भाई, भारत के प्रमुख 3 खनिज का विवरण, तो फिर अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, वहां पर 5 गो का दिए थे, अब 3 गो खनिज का विवरण फिर से देना है। तो लिखेंगे भारत खनिज की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, यानी भारत में बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हम अपने उपयोग के बाद दूसरे देश के साथ व्यापार भी करते हैं। अब खनिज का बारे में लिखना है, तो कोई 3 गो के बारे में कह रहा था, आप लिख देंगे लोहा अयस्क के बारे में, मैग्नीज के बारे में, अभ्रक के बारे में, बात खत्म। न मन तो आबे, बॉक्साइड के बारे में लिख लेना, तांबा के बारे में लिख देना, क्या किसी के बारे में। तो चलिए हमने क्या लिखा है, देखिए लोहा अयस्क लिखेंगे। भारत में लोहा अयस्क का संचित भंडार बहुत अधिक है, यानी 28,526 मिलियन टन है। यानी विश्व में हम लोग रूस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे नंबर पर हम लोग आते हैं, यानी इसलिए हम लोग एक आत्मनिर्भर हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जो उत्पादन करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा हम लोग दूसरे देश के साथ व्यापार भी करते हैं, जिनमें अमेरिका है, जापान है, कोरिया है, जर्मनी है इत्यादि देशों के साथ हम लोग व्यापार करते हैं। हमारे देश में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लौह अयस्क है ना, वो उत्तम कोटि का है। कौन कौन, तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उड़ीसा का सुंदरगढ़, क्योंझोर और मयूरभंज, झारखंड का सिवभूम जो है वह सबसे प्रमुख लोहा उत्पादक केंद्र है।
ठीक है, तो ये सब हमारे देश का सबसे अच्छा लॉ है। इसके लिए लिख देना 4-5 लाइन, हो गया क्लियर, समझ में आई बातें। अच्छा, अब चलिए मैग्नीज है, देखिए लिखेंगे मैग्नीज में भी भारत आत्मनिर्भर है। यह भारत के विश्व के 5वें नंबर पर आती है। चलिए, हम लोग इसका उत्पादन करके अधिकांश दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते हैं, जिनमें फिर से वही जापान है, अमेरिका है, कोरिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नहीं, इन सारे देशों के साथ व्यापार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसका उपयोग होता है इस्पात निर्माण में, बैटरी में, कीटनाशक दवाइयों में, दिया सलाई में इत्यादि में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हो गया। आज चौथा हमारा, तीसरा हमारा है बॉक्साइड है। अरे पहले वाले क्वेश्चन को ही ना उसमें 5 को कर दिया, इसमें क्या को कर 3 को कर दिया, हो गया। उसमें हम 5 को लिखे तो उसमें सीधे कह रहा था कि जो प्रमुख है वो लिखिए, तो 3 को ये वाला लिख दीजिए, 3 को वहां से लिख लीजिए, हो गया, कहानी खत्म। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया सब लोगों को। अच्छा, एक चीज और, अर्थव्यवस्था पर खनन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, अर्थव्यवस्था पर खनन का प्रभाव है, गौर करिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हमारा घर बड़ा गरीब आदमी है, और क्या हुआ कि अचानक हम घर की खुदाई कर रहे थे कहीं पर अपनी ज़मीन की, तो एगो कोना गगरी उगरी मिल जाए, तो स्वाभाविक सी बात ना है कि खनन हुआ, रातों रात वायरल हो गए, हम अमीर हो गए। वायरल मतलब क्या, अरे गगरी मिल गया, सुनिए ना ऐसी बातें नहीं है, हम लोग काफ़ी मेहनत से परिश्रम किए हैं तब हुए हैं, ऐसी बातें नहीं, बड़ी लगन करते हैं तब होता है। अब लगन माने शादी नहीं, मेहनत चलिए ध्यान दीजिए, हम कहे लगन तो कह रही है कि सर जी सब दिन शादी करते हैं कि ना, शादी नहीं भाई, ये होता है लगन का मतलब मेहनत है। आइए किताब की ओर, ए सुनिए, अंकित बोल रहा था उधर से, धीरे से सुनिए, सुनिए ना। तो हम लोग देखिए खनन जब करेंगे, मान लीजिए भारत के पास, क्योंकि ये तो एक आपको नहीं लगता है कि मिट्टी में पड़ा हुआ एक प्राकृतिक चीज है, और निकालो या बेचो, निकालो बेचो, तो फायदा ना है जी। निकालने में जो मेहनत लगेगा, उसको बनाने में कोई मेहनत नहीं ना लगा, कोई खर्चा नहीं ना है, निकालो और बेचो, तो भाई जितना निकालते जाइए बेचते जाइए उतने फायदा ना होगी। तो खनन से देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। अच्छा गौर करिए, देखिए अभी सुनते होंगे आप लोग, जो जितने भी खाड़ी देश हैं जो तेल के लिए प्रसिद्ध हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, नहीं समझते हैं, वो सब बड़ा अमीर देश है, हम लोगों से ज़्यादा अमीर हो गया है, मालूम है, क्योंकि उसके पास जो पेट्रोलियम है ना, उसका कुएँ हैं, सब देश को वो देता है। अब निकाल के भर के दे रहा है। अरे कुआं का मतलब है कि वहाँ पर तेल खदान है, तेल बहुत ज़्यादा है, वो निकाल के दुनिया के देशों को दे रहा है। वह हुआ ना, एक बार हुआ था ना, अम्मी शायद कोई देश ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो वो अपने ही तेल के कुआं में आग लगा दिया, तो दुनिया देखा कि भाई वो आग लगा देगा तो सब खत्म हो जाएगा तेल, तो फिर हम लोग यूज क्या करेंगे, तो फिर वापस लिया अपनी सेना को, कहा कि तू किस लिए हमारे यहाँ आते हो, जो लिए आते हो लाओ, उसी को हम भड़का जलाइए देते हैं, न रहेगा न तू आएगा, बालू ले जाना। चलिए सुनिए ना, बातें नहीं, तो जिस देश में खनन ज़्यादा होगी वो आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होगी। चलते हैं, तो इसके क्या क्या है, देखिए इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं, सुनिएगा, इससे रोजगार के अवसर भी मिलते हैं खनन कार्य करने के लिए, उनके शोधन करने के लिए, तो बहुत सारे, जैसे देखिए हमारे देश में पेट्रोलियम 3 जगह मिलती है, एक असम के डिगबोई में, गुजरात के अंकलेश्वर में, और महाराष्ट्र के मुंबई हाई में, 3 जगह निकलती है। तो वहाँ तो बहुत सारे लोग लगे होंगे ही, इसके अलावे उस तेल को निकाल करके पाइपलाइन द्वारा, जैसे हमारे बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा में है, असम के डिगबोई में है, ऐसे भारत में लगभग 16-17 तेल शोधक कारखाना है, तो जहाँ पर सफाई की जाती है, हजार मजदूर काम करते हैं। तो जब खनन हमारे यहाँ रहेगी तो स्वाभाविक सी बात ना है कि उसमें बहुत सारे मजदूर को रोजगार भी मिलेगा। चलिए, तो 1 नंबर, तो इससे भी देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है। दूसरा सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, खनिज मिलने से उनके परिवहन के लिए सड़कें और रेल लाइन बनानी पड़ती है, ये आधारभूत संरचना में वृद्धि होती है और विकास की गति बढ़ जाती है। दूसरा, अब खनिज हमारा मिला तो उसको लाने और ले जाने के लिए
हमें सड़क की ज़रूरत होती है, रेलवे लाइन की ज़रूरत होती है। और जब बनाते हैं तब केवल उस पर खनिजें जाती है कि और कुछ भी जा सकता है, हम लोग भी जा सकते हैं। तो यातायात क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। तो यह देश की जो अर्थव्यवस्था का रीढ़ होती है 3, व्यापार, संचार और परिवहन। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या होती है, व्यापार, संचार, परिवहन। ये तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, याद रखिएगा, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर परिवहन बढ़ गया है तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप क्या हो गई, बढ़ जाएगी। चलिए, जैसे देखिए अभी सड़क अगर अच्छा है ना, तो आपकी जो मतलब कोई भी वस्तु सामान बाजार से आसानी से आ भी जाएगी, या आप यहाँ से भेज भी सकते हैं और सस्ती दरों पर भेज सकते हैं। जैसे एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए अपने यहाँ नदी में ना, भोजपुर में पुल ना होती, नहीं तो हम लोगों को गाड़ी घुमा के कैसे जाना होता है, यहाँ से जाते हैं हम लोग पटेल चौक हो करके, और तब तो ऐसे जाने के लिए मुसरी हरारी जाने में 8 किलोमीटर की रेंज बढ़ जाती है। तो जैसे 8 किलोमीटर रेंज बढ़ती, तो जो गाड़ी वाले होते वो हम लोगों से ज़्यादा किराया लेते। तो जो किराया बढ़ जाता तो फिर उस सामान की कीमत क्या हो जाती, ऑटोमेटिक बढ़ जाती, नहीं। तो अपने यहाँ वही चीज़ का कीमत ज़्यादा होता, लेकिन नदी पार अगर ऊपर जाते तो कीमत क्या हो जाती, उसकी कम हो जाती, नहीं हो जाती, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा भाड़ा नहीं देना होता, हम लोगों को ज़्यादा भाड़ा देना पड़ता, क्योंकि हम लोग घूम के आते हैं ऐसे, तो मजबूरन। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगी कि कीमत जैसे बढ़ेगी, उपयोग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। चलिए, तो परिवहन बढ़ने से क्या होता है, देश की आधारभूत संरचना बढ़ती है। आगे दे चलिए, अब देखिए खनिज के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अभी हम लोग जितना खनिज उत्पादन किए, हम लोग क्या किए, कभी अमेरिका को दिए, कभी जापान को दिए, कभी हम लोग अन्य देशों को दिए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि हमारी अर्थव्यवस्था में ना क्या हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि विदेशी मुद्रा आती है ना। कृषि से हम लोग कितना लेते थे विदेशी मुद्रा, 13.27, लेकिन खनिज से ज़्यादा मिलती है। तो कहने का अर्थ है कि हमारी खनिज ज़्यादा रहेगी, हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे, दूसरे देशों के साथ ज़्यादा बेचेंगे, तो ज़्यादा पैसा ना आएगा, चाहे पैसा कैसे हुआ आएगा तो देश बढ़ेगा ना। कई छोटे बड़े धातु उद्योग का विकास होने लगता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब हमारे देश में क्या होता है, दे दो, चलिए सॉरी, डीजे आ गई थी। सावन का दिन है, सब लोग जा रहे हैं देवघर के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए हर हर महादेव। चलते हैं हम लोग। छोटे बड़े धातु जब खोज होती है, उसका हमारे देश में छोटे छोटे उद्योग लगते हैं, तो इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और हम अपनी दैनिक आवश्यक की चीज़ें भी निर्माण कर लेते हैं। खनिजों की पूरी तरह निकाल लेने से कभी कभी इन्हें के अभाव भी देखने को मिलता है। यानी हमारे खनन से हमारी आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित, समझ गया ना। मेन क्या है कि उसको हम लोग बेचते हैं तो ज़्यादा पैसा आती है, नहीं आती है। अच्छा, एक चीज़ और, बेचने से ज़्यादा पैसा आएगा कि उसी का निर्माण करके दो सामान बेचें तब फायदा आएगा, निर्माण करके बेचना चाहिए। लेकिन हमारे पास अच्छी तकनीक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, खनिजे बेचते हैं। जबकि जानते हैं चीन जो है ना उत्पादन करती है और वह बेचती नहीं है, वह क्या करती है, सामान बना करके बेचती है। तो ज़्यादा, जैसे दूध बेचने से बढ़िया है कि दूध का पनीर और दूध का पेड़ा बना के बेचो, तो ज़्यादा फायदा आएगा, नहीं आएगा। चलिए, तो आप लोग बड़े होंगे, याद रखिएगा, सब लोग फैक्ट्री खोलिएगा और बड़े बड़े सामान का निर्माण करिए। बस 3 ही क्वेश्चन है क्या। चलिए, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं मेरे भाई, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।